इच्छाधारी नागिन, विक्रम और बेताल। एक साधु महाराज के कहने पर महाराज विक्रम बेताल की खोज पर निकल पड़े, पर उनके रास्ते में बाधाएं बहुत थी जो अनदेखी, अनसुनी और सामान्य शक्ति से परे थी। जब वो उस साहसी यात्रा पर निकलने वाले ही थे, उन्हें उनके राजगुरु ने आकर मार्गदर्शन किया। हे राजन, आप अपनी इस यात्रा से विजयी होकर लौटे, इसलिए आपको एक ऐसी साथी की आवश्यकता है जो महाभयंकर शक्तियों से आसानी से लड़ सके। राजगुरु उन्हें बताते हैं कि वो राज्य के सबसे पुरातन शिव मंदिर की ओर जाए और वहां पे एक रात नाग मंत्र का जाप करे, जिसे करते ही वहां एक इच्छाधारी नागिन प्रकट होगी जो सदियों से उनके पूर्वजों की रक्षा कर रही थी। अब आगे भी वही महाराज विक्रम की भी दुष्ट शक्तियों से रक्षा करेगी। महाराज विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करते हुए तत्काल शिव मंदिर पहुंच जाते हैं और नागिन को दिल से सहायता के लिए पुकारते हैं। नागिन भी तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाती है। मैं अच्छे से जानती हूँ महाराज, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। मैं आखिरी दम तक आपका साथ निभाऊंगी। बस आप एक बात की खबर रखिएगा, कुछ भी हो जाए उस बेताल के किसी भी सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। जैसा आप कहे नागरानी, क्या अब हम चले? अवश्य। विक्रम और नागिन सफर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें सफर रात के अंधेरे में ही तय करना था। बेताल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ रात के अंधेरे में ही दिखाई देता है, पर उनके रास्ते में कई अड़चनें आने वाली थी, जिसके लिए नागिन और विक्रम दोनों तैयार थे। वो एक दूसरे का साथ देते देते आगे बढ़ने लगे। वो थककर एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास जाकर रुके ही थे कि तभी अचानक कुछ पिशाचों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ समय के लिए दोनों विचलित हो गए, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और पिशाचों से लड़ने लगे। नागरानी, इन पर चाहे कितना भी वार करो, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। जल्दी कुछ उपाय बताइए। हे राजन, आप अपनी जादुई तलवार से इनके गले पर प्रहार कीजिए, ये तत्काल गायब हो जाएंगे। जैसा नागिन ने कहा, विक्रम ठीक वैसे ही करते हैं और देखते ही देखते सारे पिशाच धुआं बनकर गायब होने लगते हैं। थोड़ी देर चैन की सांस लेकर वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी एक बेलपात्र के पेड़ से नागिन अपने आप बंधी जाती है। वो खुद को आजाद करने की काफी कोशिश करती है, पर सब नाकाम हो जाते हैं। राजन, जल्दी कुछ कीजिए, ये बेलपत्र मेरे शरीर को जला रहे हैं। इनके सामने मेरी शक्तियाँ कमजोर है। जल्दी राजन। आप ही कोई उपाय बताइए नागरानी, मैं कैसे आपको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाऊं? जल्दी बताइए। नागिन उसे बताती है कि पास ही में रखे शिवलिंग पर बेलपात्र अर्पण कर ओम नमः शिवाय का जाप करे। ऐसा करते ही वो आजाद हो जाएगी। महाराज विक्रम तो थे ही महाकाल के भक्त। उन्होंने तुरंत महाकाल की सच्चे मन से आराधना की और नागिन को उस पेड़ से मुक्त कराया और साथ में शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ चरणामृत विक्रम ने नागरानी को पिलाया, जिससे उनके शरीर में हो रही जलन तत्काल शांत हो गई और उनके घाव भी तुरंत भर गए। धन्यवाद महाराज, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब हमें आगे चलना चाहिए। दोनों फिर से बेताल की तरफ बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो एक गुफा के सामने से गुजरते हैं कि अचानक विक्रम को कोई शक्ति उस गुफा के अंदर खींच कर ले जाती है। नागिन भी उसे बचाने उसके पीछे पीछे चली जाती है। संभाल कर नागरानी, ये एक जाल है। यहाँ अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस है। नागिन जैसे ही अंदर जाती है तो उसे दिखाई देता है कि एक विशाल राक्षस ने विक्रम को अपने हाथों में उल्टा लटका दिया था और वो राक्षस अपने मुंह से लार टपकाता हुआ विक्रम की ओर देखे जा रहा था। उसके ठीक ऊपर एक नीले रंग के पत्थर बड़ी ही अजीब तरीके से चमक रहा था। जैसे ही नागिन की नजर उस पत्थर पर पड़ी, उसने तुरंत विक्रम को उससे बचाने का उपाय बताया। हे राजन, अपनी अद्भुत तलवार से उस राक्षस के माथे पर लगे उस पत्थर को तोड़ दो।
जैसे ही ये पत्थर टूटेगा ये राक्षस उसी क्षण मर जाएगा। जल्दी कीजिए राजन, वरना आप उसका भोजन बन जाएंगे। जी नागरानी, जय महाकाल। नागिन की बात मानकर विक्रम फौरन अपनी तलवार से उस नीले पत्थर पर वार कर देता है और वार करते ही वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से कुछ काली परछाई बाहर निकलने लगती है। राक्षस भी चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है और तड़प तड़प के मर जाता है। जैसे ही राक्षस का वो पत्थर टूट जाता है, विक्रम उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिरने ही वाला होता है कि नागिन उसे अपनी पूंछ से पकड़कर संभाल लेती है। धन्यवाद नागरानी, आज सिर्फ आपकी ही वजह से मैं जिंदा हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य था राजन। अब चलिए, बातों में समय ना गवाइए, हमें आगे बढ़ना है। अब हमारी मंजिल पास ही है। विक्रम हामी में सर हिलाकर नागिन के साथ वहां से बाहर निकलता है और दोनों रात के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास आकर रुक जाते हैं। राजन, मैं आपका यही इंतजार कर रही हूँ। बेताल सिर्फ आपसे ही बात करेगा। अगर मैं उसके सामने गई तो फिर वो कभी प्रकट नहीं होगा। आप जाइए, उसे पकड़ लीजिए। विक्रम अकेले ही उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बेताल को पुकारने लगता है। उसकी पुकार सुन बेताल भी बाहर आ जाता है और तुरंत विक्रम के कहने पर कंधे पर जा बैठता है। काफी देर लगा दी राजन यहाँ आने में। मुझे तो लगा डर के मारे यहाँ आओगे ही नहीं। आता कैसे नहीं बेताल, मैंने तुम्हें यहाँ से ले जाने का वचन जो दिया है। चलो अब यहाँ से। कोशिश करके देख लो। वैसे मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसका जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, और अगर जवाब दे दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। तुम्हें फिर से सारी बाधाओं को पार कर मुझ तक पहुंचना पड़ेगा। बेताल विक्रम को सवाल पूछने लगता है। वो उसे एक कहानी बताता है जिसमें 4 भाई थे जिनके पास एक बिल्ली थी। इसलिए उन्होंने बिल्ली के 4 पैर आपस में बांध लिए थे। एक दिन एक पैर जख्मी हो गया और उस पर पट्टी बांधनी पड़ी। कुछ कारणवश उसी पट्टी को आग लग गई और वो बिल्ली डर के मारे यहाँ वहां भागने लगी, जिसकी वजह से पूरा घर जल गया। अब नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इस पर उन भाइयों में बहस छिड़ गई। तीनों भाई उस पट्टी बंधे हुए पैर के मालिक को इस सब का जिम्मेदार ठहराने लगे। तो अब बताओ राजन कि गलती किसकी है और नुकसान की भरपाई किसे करनी चाहिए? माना कि आग उस जख्मी पैर को लगी थी, पर उस आग को पूरे घर में फैलाने वाले तो बाकी 3 पैर थे ना। इस हिसाब से नुकसान भरपाई बाकी 3 भाइयों ने करनी चाहिए। राजन तू बोला और मैं चला। विक्रम के जवाब देते ही बेताल झट से उड़ गया और पेड़ पर जा बैठा। नागिन दूर से ये सब देख रही थी। उसने विक्रम का हौसला बढ़ाया और उसे फिर से कोशिश करने को कहा। विक्रम भी उसकी बात मान गया और वहां से फिर वापस आने के लिए चला गया और बेताल उन्हें देखकर हंसता रहा।